नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन में जो टॉपिक पावर ट्रांसमिशन हम पिछले कई लेक्चर से पढ़ रहे हैं, उसमें टेंशन रेशियो इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव आज हम पढ़ेंगे। तो इसको डिटेल में समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जब बेल्ट पुली के ऊपर चलती है, या यूं कहिए कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम जो पूरा है वो जब ऑपरेशन में होता है तो फ्रिक्शन कैसे रोल अदा करता है, फ्रिक्शन की क्या भूमिका होती है, घर्षण इसमें किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस टेंशन रेशियो को समझने के लिए। बेसिकली यहां पर हमें इस बात पर गौर करना होगा कि जब हम ये सिस्टम मार्केट से खरीद कर लाए, एक पुली 1, पुली नंबर 2 और बेल्ट सेंटर डिस्टेंस के हिसाब से कितनी लेंथ की बेल्ट चाहिए, हम सब सिस्टम बाजार से खरीद कर लाए और मशीन पर माउंट किया। ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर यानी पुली 1 और 2 को 2 शाफ्ट के ऊपर माउंट किया, फिर इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाई। तो देखिए, जब हम बेल्ट चढ़ाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जब हम बेल्ट चढ़ाते हैं तो थोड़ा टेंशन में यानी थोड़ी खींच कर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी न तो पुली 1 चल रही है, न पुली 2 चल रही है, न बेल्ट चल रही है, यानी फिर भी इसमें बेल्ट में एक तनाव है, एक टेंशन है, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल टेंशन, प्रारंभिक तनाव, इनिशियल टेंशन। ये कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आने वाले लेक्चर्स में मैं ये सब चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए कि बेल्ट नहीं चल रही है, पुली नहीं चल रही है, फिर भी इस बेल्ट में कुछ तनाव है, जिसे हमने इनिशियल टेंशन बोला है। अब हम इस पुली को चलाना चाहते हैं, यानी पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं। अभी मैं पुली नंबर 1 को, जैसा मैं बताता आया हूं, इसे मैं बोलता हूं ड्राइवर और इसे बोलता हूं ड्रीवर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पुली नंबर 1 इस दिशा में चलना शुरू होती है, अर्थात पुली नंबर 1 क्या है, ड्राइवर, यानी पूरे बेल्ट ड्राइव सिस्टम में सबसे पहले कौन चलेगा, सबसे पहले पुली नंबर 1 चलेगी। मैंने मेरे मन से ही बोल दिया है कि ये किस दिशा में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। पहले कौन चला, पुली नंबर 1। अब आप थोड़ा गौर से समझिएगा इसको कि ये पुली नंबर 1 है, ये पुली नंबर 1 की सतह है और ये बेल्ट है, इस तरह से। ठीक है, ये बेल्ट है और ये पुली नंबर 1 है। पुली नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज यानी यो घूम रही है। ठीक है, यदि आप पुली नंबर 1 पर बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसी कल्पना कीजिए कि पुली नंबर 1 पर आप यहां बैठे, यहां बैठे हैं, मैंने इसको बोल दिया बिंदु A, और ये बेल्ट पर है बिंदु से P। पहले कौन चलेगा, पुली नंबर 1 और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में, बेल्ट और पुली के बीच में कहीं भी घर्षण नहीं होता, यानी परफेक्ट स्लिप होता, फिसलन होती, तो ये P नंबर का पॉइंट यहीं रहता और A आगे जाता, अर्थात इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति होती। अपन यही कल्पना पर, इसी कल्पना पर आगे चलते हैं। तो जो पॉइंट नंबर A है पुली नंबर 1 पर, ये इस दिशा में चलेगा, मान लेते हैं इधर आगे, और P यही है, थोड़ी देर में ये इधर आ गया। तो देखिए, यदि मैं अब आपसे पूछता हूं कि आप A हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, प्रेक्षक हैं, जो कहां पर है, A पर, तो आप देखिए यहां थे, फिर यहां आ गए, फिर यहां आ गए। तो अगर मैं इसको यह पूछूं कि आपके सापेक्ष P किधर चल रहा है, तो आप कहेंगे कि हमारे सापेक्ष P घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है। ये क्लियर है? तो यहां से देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पहले कौन चल रहा है। यहां पर पहले चल रहा है 1 नंबर की पुली, जिसको मैंने ड्राइवर बोला, यानी चालक, और वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, तो बेल्ट इसके सापेक्ष क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, अर्थात यो ऐसे। इसका मतलब ये हुआ, अब आप चाहें तो जब ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आप अपने हाथों को यो चलाइए,
जब आप यूं चलाएंगे तो ये कौन है, चालक यानी एक, ये कौन है, बेल्ट। मान लेते हैं बेल्ट रुकी हुई है, फिर भी इसके सापेक्ष बेल्ट पीछे जा रही है। जब इसके सापेक्ष बेल्ट पीछे जा रही है तो ये जो सतह है पुली नंबर 1 की, बेल्ट की आंतरिक सतह पर घर्षण किस दिशा में लगाएगी, ये आप मुझे बताइए। देखिए, घर्षण बल दो सतह के बीच में लगता है और हमेशा किस दिशा में लगता है, दोनों सतह की जो सापेक्ष गति है उसके विपरीत दिशा में। जैसे ये एक सतह, ये दूसरी सतह। यदि मैं कहूं नीचे वाले हाथ के द्वारा ऊपर वाले हाथ पर घर्षण बल किधर लगेगा, इस हाथ की सापेक्ष गति किधर है, इधर, तो ये वाला हाथ इसकी सतह पर यहां पर घर्षण बल किधर लगाएगा, सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में, अर्थात इधर। तो ठीक इस प्रकार से यहां पर भी बेल्ट के टुकड़े के ऊपर यानी बेल्ट के ऊपर ये पुली नंबर 1 घर्षण बल किधर लगाएगी, इस दिशा में, सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब आप अपने हाथ को देखिए, इस तरह से कीजिए तो आपको ऐसा महसूस होगा इस हाथ पर कि ये ऊपर वाला हाथ यानी बेल्ट, नीचे वाला हाथ यानी ड्राइवर पुली के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने की कोशिश करेगी। अर्थात यदि मैं इस बेल्ट के टुकड़े को, ऊपर वाले टुकड़े को देखूं तो इसके ऊपर एक अतिरिक्त बल, घर्षण बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। जब इस दिशा में कार्य करेगा तो जो भी इस पर पहले से तनाव था उसमें तनाव थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तनाव यहां पर जब ये चलना शुरू होंगे उस समय पर तनाव यहां पर बढ़ के कितना हो जाएगा, प्लस समथिंग, प्लस समथिंग। समथिंग क्या, जो घर्षण बल लगा वो यहां पर आ जाएगा, प्लस फ्रिक्शन फोर्स। ये चीज क्लियर है। तो इस प्रकार से जो पहले से इनिशियल टेंशन हमने डाला था इसमें, उसमें वृद्धि हो जाएगी ऊपर की साइड में, अर्थात ये खींचकर और टाइट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे टाइट साइड। क्या बोलेंगे, टाइट साइड। तो ये आपको प्रैक्टिकली पहचान में आ जाना चाहिए कि जब ये बेल्ट पुली सिस्टम चलेगा तो कौन सी साइड टाइट होगी और कौन सी साइड स्लैक होगी। ये मैं आपको और अभी समझा दूंगा, ठीक है। अब यहां पर यदि अपन बात करते हैं तो देखिए ये बेल्ट यूं चलेगी, इस दिशा में चलेगी, इस दिशा में चलेगी। तो यहां पर पहले 1 नंबर यानी ड्राइवर चला तो बेल्ट चली। अब दूसरे पुली पर आए तो पहले कौन चलेगा, पहले बेल्ट चलेगी। कौन चलेगा, पहले बेल्ट चलेगी, फिर पुली नंबर 2 चलेगी। तो यहां का केस अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, तो बेल्ट इस पर इस दिशा में चलेगी यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। पहले कौन चल रहा है, बेल्ट। तो बेल्ट के सापेक्ष अब यदि मैं इस बेल्ट पर यहां पर एक निशान लगाऊं और एक इसकी सीध में पुली पर निशान लगाऊं, तो यदि स्लिप होता दोनों के बीच में, घर्षण नहीं होता, पूरी तरह से फिसलन होती, तो बेल्ट इस पर चलती। तो ये वाला निशान यानी मैं इसको कह दूं M और इसको कह दूं N। तो N निशान जो है ये निशान आगे चलेगा, M यही रहेगा। तो हम कहेंगे कि N के सापेक्ष M जो है पीछे जा रहा है। N के सापेक्ष M जो है वो पीछे जा रहा है। जब पीछे जा रहा है तो अब बेल्ट के सापेक्ष पुली किधर जा रही है, पीछे। तो बेल्ट जो है, देखिए यहां पर पुली ने बेल्ट के ऊपर घर्षण बल लगाया, उसके कारण ये चली बेल्ट। अब यहां पर चूंकि पहले बेल्ट चल रही है, ये घर्षण बल किस पर लगाएगी, पुली पर। किस दिशा में ये हमें देखना है। तो देखिए पुली बेल्ट के सापेक्ष पुली नंबर 2 किधर जा रही है, पीछे। बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले कौन चलेगा, या ड्रीवन में पहले बेल्ट चलेगी। जब बेल्ट चलेगी तो पुली, अगर हम देखें सापेक्ष गति पुली की केवल प्रारंभ में यदि सापेक्ष गति देखें तो ये पीछे की तरफ चलेगी, जैसा भी मैं समझा चुका हूं। इसका मतलब इस पर पुली नंबर 2 के इस पृष्ठ पर बेल्ट का जो आंतरिक पृष्ठ है वो किधर घर्षण बल लगाएगा, वो घर्षण बल इस दिशा में।
ठीक है, क्यों? क्योंकि पुली की सापेक्ष गति पीछे है तो घर्षण बल आगे, और इस घर्षण बल के कारण ये पुली घूमेगी। तो इस प्रकार से घर्षण बल के कारण ये दोनों पुली घूमती है, या यूं कहिए पूरा सिस्टम एक पुली नंबर 1 से पुली नंबर 2 तक पावर ट्रांसमिट करता है। जो प्रारंभ में इनिशियल टेंशन दोनों साइड में समान था, वो इस घर्षण के कारण अलग अलग हो जाता है। एक तरफ बढ़ जाता है और एक तरफ घट जाता है। जो बढ़ जाता है जिस साइड में उसे हम बोलते हैं टाइट साइड, और जिस साइड में घट जाता है उसे बोलते हैं स्लैक साइड, SLACK, स्लैक। स्लैक यानी ढीला, ठीक है, तो ढीला। लेकिन ढीले का मतलब यह नहीं है कि ये बेल्ट लटक जाएगी, ऐसा नहीं है। ढीले का मतलब यह है कि यदि यहां पर पहले तनाव 100 न्यूटन था तो वो अब थोड़ा कम होकर मान लेते हैं 60 न्यूटन हो जाएगा, 70 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन फिर भी रहेगा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्लैक साइड। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से, जब बेल्ट ड्राइव चलता है यानी बेल्ट और पुली चलती है तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से पिक्चर में आता है। अब हमें यह पता करना है कि कौन सी साइड टाइट होगी, कौन सी साइड स्लैक होगी। तो देखिए बहुत आसान है इसको समझना। इसको हम कैसे समझते हैं, मान लेते हैं ये एक पुली है और ये दूसरी पुली, जैसा भी मैंने बताया। अब मैं ये कहता हूं कि ये ड्राइवर है, कोई सी भी ड्राइवर हो सकती है, कोई सी भी ड्रिवन हो सकती है। अब हमें कैसे पता लगे कि कौन सी टाइट साइड है और कौन सी स्लैक साइड है? तो सबसे पहले तो जो ड्राइवर पुली है चलाने वाली, उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखिए। मान लेता हूं मैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ड्राइवर पुली की, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज है कि जब ये पुली घूमेगी तो घर्षण के कारण इसको, इस बेल्ट को खींचेगी। हमें केवल ध्यान कहां पर रखना है, ड्राइवर पुली पर और उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर। तो ये जो ड्राइवर पुली है जिस बेल्ट को खींचती है अपनी तरफ, वो वाली साइड हमेशा टाइट होगी, और जिस साइड से ड्राइवर पुली के जिस साइड से बेल्ट छूटती है या फ्री होती है, देखो ये तो अगर मैं एक कॉमन भाषा में बात करूं, यहां से तो पुली बेल्ट को खा रही है और यहां से पुली बेल्ट को फ्री कर रही है यानी छोड़ रही है। तो जिस साइड से छोड़ती है वो होती है स्लैक साइड यानी ढीली साइड। और हमेशा हम हाई टेंशन को यानी हायर टेंशन को या टाइट साइड को हम लिखते हैं T1 से, और लूज साइड या स्लैक साइड को हम लिखते हैं T2 से। तो जब हमें पता करना हो कि कौन सी साइड बेल्ट की कौन सी साइड टाइट होगी, कौन सी स्लैक होगी, तो हमेशा मैं रिपीट कर रहा हूं ड्राइवर पुली पर हम हमारा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है। ये डायरेक्शन, अच्छा इसी को यदि मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा, मान लेते हैं अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो अब देखिए ये ऊपर वाली बेल्ट इसमें अंदर आएगी और नीचे से बाहर जाएगी। तो जो साइड, जिस साइड से बेल्ट अंदर आती है वो टाइट हो जाएगी और ये स्लैक हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो अंतर पैदा हुआ T1 और T2, इनका अनुपात क्या होता है और किन किन बातों पर बेल्ट या पुली ड्राइव के किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हम समझते हैं कि जो ये टेंशन डिफरेंस जैसा भी हमने देखा था जो पैदा हुआ है, यानी एक तरफ टेंशन ज्यादा है एक तरफ टेंशन कम है, तो इनका अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए अब आप ये पूछेंगे कि सर ये टेंशन हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, हमारा अंततः इस पावर ट्रांसमिशन में उद्देश्य क्या है, बेल्ट ड्राइव पढ़ने का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये है कि ड्राइवर से ड्रिवन तक पावर कितनी पहुंची। तो जब पावर ट्रांसमिशन का हम सूत्र निकालेंगे तो वहां पर ये टेंशन आएंगे T1 और T2, इसलिए हमें जरूरी है T1 और T2 पता करना। ठीक है, तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, चित्र में मैंने यहां पर बताया है कि ये ड्राइवर पुली है, ड्रिवन पुली नीचे कहीं है
ठीक है। चूंकि ये इस तरह से दिखाई है बेल्ट, तो यहां बिल्कुल क्लियर है कि जो ड्रिवन पुली है उसका व्यास ज्यादा है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने यूं करके दिखाया तो ये यूं भी हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो टेंशन नीचे बताए थे, अब सवाल में ऐसे आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे यहां पर जो ड्राइवर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इधर से ये वाला जो बेल्ट का, इस देखिए ये टेंशन की डायरेक्शन दिखाई है, नेक की बेल्ट की गति की दिशा नहीं है, ये केवल टेंशन की। बेल्ट तो इस दिशा में चलेगी क्योंकि ये पुली इधर चलेगी, ड्राइवर चलेगी तो बेल्ट को अंदर खींचेगी, इसलिए T1 हो गया, यानी अधिक टेंशन इधर, यानी ये टाइट साइड, और ये स्लैक साइड यानी इधर टेंशन कम हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब बेल्ट का एंगल ऑफ कांटेक्ट में मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, जब न्यूमेरिकल करेंगे उस समय और डिटेल में हम इसे समझेंगे कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पुली की जितनी परिधि पर बेल्ट टच रहती है, देखिए यहां से बेल्ट यहां इस पुली, ड्राइवर पुली पर इस बिंदु A पर टच होना शुरू हुई है और B तक रहती है। यहां से टच होती है बेल्ट और यहां कांटेक्ट में रहती है और यहां आके अलग हो जाती है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां से शुरू हुआ है, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां से शुरू हुआ और कहां तक है, यहां तक है। मान लेते हैं ये 160 डिग्री है, तो थीटा कितना हो गया, 160 डिग्री। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एंगल हमेशा रेडियन में लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहां पर बोला 160 डिग्री, तो इसे रेडियन में कैसे बदलते हैं, 160 डिग्री इंटू पाई बटे 180, जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा। यहां पाई का मान कितना है, 22/7 या 3.14। अब हमें निकालना है टेंशन रेशो। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि जब ये यूं चलेगी तो पहले कौन चलेगा, ये पुली चलेगी, फिर बेल्ट चलेगी। यानी यदि मैं बात करूं तो पुली इधर चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसके सापेक्ष यदि देख के कल्पना करें तो बेल्ट पीछे की तरफ चलेगी। इसका मतलब पुली जो है बेल्ट पर घर्षण बल किधर लगाएगी, इस दिशा में, जिसको मैंने दर्शाया है FC से। FC क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स किस साइड में बनाना है, फ्रिक्शन फोर्स देखिए जितने भी बल होते हैं वो टेंजेंशियल दिशा में लगते हैं। जो वृत्त होता है उसके स्पर्शरेखीय दिशा में लगते हैं। तो इस बिंदु की यदि बात करें तो घर्षण बल किधर लगेगा, स्लैक वाली साइड में यानी ढीली साइड में लगेगा और स्पर्शरेखीय लगेगा। ठीक है, तो इसको मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स। फिर अब देखिए मान लेते हैं अधिक टेंशन है, जो टाइट साइड का टेंशन है वो 100 है और स्लैक साइड का है 60। तो क्या यहां पर कितना है, इसका मतलब 100, फिर 100 100 100 100 100 100 100 100, क्या एकदम से 60 हो गया, नहीं, धीरे धीरे अनंत रूप से धीरे धीरे 100 का 99, 99 भी नहीं, 100 का होगा 99.99, वो भी नहीं, 99.999, ऐसे टुकड़ों में बहुत धीरे 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 कम होता 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 यहाँ कितना हो जाएगा, 60। जो भी यहाँ इसका मान है वो हो जाएगा। अब पूरी बेल्ट में जो फ्री बेल्ट है उसमें टेंशन समान रहता है, तो टेंशन का मान जो है यहाँ जो अधिकतम था उससे यानी टाइट साइड के टेंशन से धीरे धीरे कम होगा और यहाँ आते ही वही हो जाएगा जो स्लैक साइड का। इसका मतलब यदि मैं एक बेल्ट का बहुत छोटा सा टुकड़ा MN लूं, बहुत बहुत छोटा है, जितना छोटा आप मान सकते हो उससे भी छोटा है, ठीक है, तो एक मैंने बेल्ट का टुकड़ा लिया जो बहुत छोटा MN है, तो इस पर घर्षण बल किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा, जैसा मैं बता चुका हूं। अब इसमें देखिए इस साइड में तो बेल्ट है, इस साइड में बेल्ट है, इसका मतलब यहां भी टेंशन होगा और यहां भी टेंशन होगा। इस बिंदु पर इधर स्पर्शरेखीय, इस बिंदु पर इधर स्पर्शरेखीय। तो कौन सा वाला साइड में ज्यादा टेंशन होगा, N वाली में या M वाली में? ये स्लैक साइड है, ये टाइट साइड है, इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा। हमें नहीं पता कितना होगा, जैसे मैंने बोला ये 100 है, फिर 99, 98, 80, फिर है मान लेते हैं 75, ऐसे। तो हमें नहीं पता यहाँ कितना होगा, तो हमने यहाँ मान लिया T। तो इस साइड स्लैक साइड में T, तो टाइट साइड में थोड़ा सा ज्यादा। जब बहुत थोड़ा सा अंतर होता है तो उसे हम डेल्टा से दिखाते हैं। तो यहाँ कितना टेंशन है T, तो यहाँ कितना हो गया T प्लस डेल्टा T। यहां तक क्लियर है। और ये जो छोटा सा मैंने बेल्ट का टुकड़ा लिया, ये केंद्र पर, पुली के केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, डेल्टा थीटा।
मैंने फिर बोला चूंकि बहुत छोटा सा टुकड़ा है, अनंत रूप से छोटा, तो ये एंगल कितना माना हमने, डेल्टा थीटा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने कितना लिखा है, थीटा। यानी यहां से यहां तक जो मैंने अभी उदाहरण आपको दिया था 160 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 160 डिग्री, जिसे हम रेडियन में बदलकर लिखेंगे। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जब भी दो सतहें आपस में रगड़ लगाती हैं, सापेक्ष गति करती हैं, तो उनके मध्य घर्षण होता है, और वो घर्षण किस पर निर्भर करता है, उनके मध्य घर्षण गुणांक पर। और घर्षण गुणांक किस बात पर निर्भर करता है, किस पदार्थ के बने हुए ये दोनों सतहें, दोनों सतह की प्रकृति कैसी है, यानी रफ है या स्मूथ है, इन सभी बातों पर। तो म्यू जो है, जब हम एक बार पुली और बेल्ट का सेट खरीद लिया तो म्यू फिक्स हो गया, एक निश्चित हो गया, तो म्यू का मान हमें पता है। आर एंगल ऑफ सॉरी आर है यहां पर कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का क्या मतलब है, देखिए यदि ये पुली किसी शाफ्ट पर लगी है जैसे कुएं में होती है, दोनों तरफ से मैं इसको खींचूं तो क्या ये पुली नीचे आ जाएगी, नहीं, इसको किसी ने रोक कर रखा हुआ है। यानी जो भी ये दो बल नीचे लग रहे हैं इनके बराबर एक बल ऊपर लग रहा है। वो कौन लगा रहा है, बेल्ट पर, बेल्ट पर लगा रहा है पुली, जिसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स आर। हमें नहीं पता इसका मान कितना है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम, उसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कांटेक्ट फोर्स है। घर्षण बल आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि घर्षण बल का मान कितना होता है। घर्षण बल का मान होता है, घर्षण बल एफ से लिखा है मैंने, एफ बराबर होता है म्यू आर। म्यू घर्षण गुणांक और आर जो दो पृष्ठ आपस में सापेक्ष गति कर रहे हैं, जिनके यानी एक ये पृष्ठ है और एक ऊपर वस्तु रखी है इसका पृष्ठ है, तो इन दोनों के मध्य जो लंबवत बल लगता है वो होता है आर। जो यहां पर क्या है, ये बेल्ट है और पुली, इनके सतह के बीच में आर बल लग रहा है, जिसे हमने क्या बोला है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है, उस हिसाब से घर्षण बल क्या हो गया, एफ सी इज इक्वल टू म्यू आर। अब देखिए आप, हम ये मान के चलते हैं, पहली शर्त ये है नो स्लिप, कोई स्लिप नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है नो स्लिप, अर्थात पुली और बेल्ट बिल्कुल साथ साथ गति करती है, ऐसे रगड़ नहीं लगती है। जब बेल्ट चलती है, पुली चलती है तो बेल्ट चलती है, ड्रिवन पे बात करें तो बेल्ट चलती है तो पुली चलती है, किसी भी प्रकार की सापेक्ष गति नहीं है। अर्थात ये जो बेल्ट का टुकड़ा mn है, ये पुली के साथ साथ चलता है, इसका मतलब पुली के सापेक्ष ये बैलेंस्ड है, पुली के सापेक्ष ये बैलेंस्ड है, पुली के सापेक्ष इधर उधर नहीं चल रहा है। इसका मतलब इस पर जितने भी बल हैं पुली के सापेक्ष वो सभी संतुलित अवस्था में, चाहे वो क्षैतिज घटक हो चाहे वो ऊर्ध्वाधर घटक हो। जैसे ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, तो इन्हीं को अब यहां से हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले एक एलिमेंट्री सेगमेंट mn माना, बेल्ट का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा mn माना, और बाकी सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। तो इस छोटे से टुकड़े mn पर लगने वाले क्षैतिज बल जो भी हैं, जितने भी हैं, सभी संतुलित होंगे। तो देखिए, पहला क्षैतिज बल तो यहां पर क्या है, पहला क्षैतिज बल तो है फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में, तो मैंने लिखा ये फ्रिक्शन फोर्स है म्यू आर, एफ सी इज इक्वल टू म्यू आर, तो वो यहां पर लिख दिया मैंने म्यू आर। फिर देखिए, ये जो टेंशन है, इस टेंशन का इस दिशा में घटक कितना होगा, टेंशन का इस दिशा में घटक कितना होगा, देखिए ये कोण कितना है, डेल्टा थीटा, तो ये आधा कोण कितना हो गया, डेल्टा थीटा बाई 2, ये कितना हो गया, डेल्टा थीटा बाई 2। तो चूंकि जब हम इस तरह से करते हैं कि ये लाइन है, ये इसके लंब है, ये लाइन है, ये इसके लंब है, तो इस त्रिज्या को यदि मैं 30 डिग्री घुमाऊंगा तो ये लंब भी 30 डिग्री घूम जाएगा। तो यहां मैंने इसको कितना घुमाया है, डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये भी कितना घूम जाएगा, डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक ऐसे ही यहां कितना घुमाया, डेल्टा थीटा बाई 2, तो इस लाइन पर लंब जो है वो भी डेल्टा थीटा बाई 2 घूम जाएगा। क्लियर है चीज। तो अब इसका घटक, इस टी का घटक, क्षैतिज घटक कितना होगा, कोण वाली साइड में cos थीटा होता है, कोण के लंबवत sin थीटा होता है, अर्थात इसका इधर घटक कितना होगा, टी cos डेल्टा थीटा बाई 2, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया टी cos डेल्टा थीटा बाई 2। अब इस दिशा क्षैतिज जितने बल इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए, तभी संतुलित होगा। इधर क्या है, टी प्लस डेल्टा टी, तो इसका इधर घटक कितना होगा इस दिशा में, टी प्लस डेल्टा टी cos डेल्टा थीटा बाई 2, तो वो मैंने यहां लिख दिया। इस तरह से सभी क्षैतिज घटक जितने उस बेल्ट के टुकड़े के
इस साइड में लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में होने चाहिए, तो वो मैंने बैलेंस कर दिए। अब ऊर्ध्वाधर घटक, ऊपर कितना r, तो मैंने लिख दिया r, नीचे कितना इसका ऊर्ध्वाधर घटक और इसका ऊर्ध्वाधर, इसका इधर घटक कितना होगा t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, इसका कितना होगा t प्लस डेल्टा t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, वो दोनों मैंने यहां लिख दिए। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे कर दिया, यानी मैंने बराबर कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये जो बेल्ट का टुकड़ा है ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप जितना छोटा मान सकते हैं मान लीजिए, फिर उससे भी छोटा है, ठीक है। तो जब ये छोटा है बहुत, तो डेल्टा थीटा का मान भी बहुत छोटा होगा, इसका मतलब डेल्टा थीटा बाई 2 तो और भी नगण्य होगा। इसलिए चूंकि ये डेल्टा थीटा बाई 2 का मान बहुत कम है, मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं, तो कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 का मान हम लगभग 1 मान लेते हैं, और साइन डेल्टा थीटा बाई 2 बराबर डेल्टा थीटा बाई 2, यानी ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, यदि थीटा का मान बहुत कम है तो कॉस थीटा बराबर तो होता है 1, बहुत कम का मतलब लगभग 0, और कॉस 0 होता है 1, ठीक है। साइन थीटा बराबर थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसको जब भी हमें टाइम मिलेगा हम और डिटेल में इस चीज को समझेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत कम है, कॉस थीटा का मान 1, तो यहां कितना हो गया म्यू आर प्लस टी, और ये 1 हो गया तो टी प्लस डेल्टा टी रह गया, ये आ गया। ऐसे ही यहां पर साइन थीटा बाई 2 की जगह केवल थीटा बाई 2 रह जाएगा, तो ये आर बराबर हो गया टी डेल्टा थीटा बाई 2, टी प्लस डेल्टा टी, इसकी जगह केवल रह जाएगा सॉरी मैं एक स्टेप यहां लिखना भूल गया, ठीक है। तो हम इसको खोल कर लिख लेते हैं। देखिए डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू टी, डेल्टा थीटा बाई इंटू टी, सॉरी ये 1 मिनट, ये यहां से आ गया आर, फिर इसको हमने डेल्टा थीटा बाई 2 माना तो टी इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, फिर टी इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, फिर डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको आगे सरल करते हैं, टी से टी कैंसिल हो गया तो म्यू आर बराबर डेल्टा टी, इसको यदि सरल करें तो आर तो ये का ये आ गया, ये दोनों जुड़ के 1 हो गए, ठीक है। यानी टी डेल्टा थीटा बाई 2, टी डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये हो गया टी डेल्टा थीटा। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या हुआ? देखिए ये बहुत छोटा, ये बहुत छोटा, ठीक है, जैसे 0.1 इंटू 0.1, क्लियर है चीज। मान लेते हैं इसका मान 0.1 और इसका मान भी 0.1, दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 0.01, और भी नगण्य हो गया, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसलिए हम इस टर्म को छोड़ देते हैं, लगभग नगण्य है। इसका मतलब इसको यदि मैं सरल करता हूं तो ये आएगा आर टी प्लस आर बराबर टी डेल्टा थीटा, ठीक है। ये समीकरण 1 क्षैतिज बलों को संतुलित करने पर, ये समीकरण 2, ये समीकरण 2 ऊर्ध्वाधर बलों को संतुलित करने पर। यहां से r का मान हमने इसमें रख दिया, तो r बराबर कितना है टी डेल्टा थीटा, तो ये हो गया म्यू r की जगह टी डेल्टा थीटा, तो ये हो गया म्यू टी डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा टी। अब मैंने क्या किया, t को इधर ले गया और ये म्यू डेल्टा थीटा बचा, म्यू डेल्टा थीटा बराबर टी डेल्टा टी अपॉन टी, ये आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनका अनुपात। तो ये एक छोटे से टुकड़े के किनारे के एंड्स के टेंशन थे, चूंकि जबकि टेंशन हमारा इस ए से लेकर बी तक पूरी बेल्ट जो इस पर कांटेक्ट में है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसका थीटा है, उसके लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो समीकरण आई है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का निशान लगा, सॉरी ये होगा T2 से T1। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए टेंशन कहां से कहां तक बढ़ रहा है, T2 से T1, और एंगल यहां से नापना शुरू किया 0 से थीटा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिमिट रखी T2 से T1 और इधर रखी 0 से थीटा। ध्यान रखिएगा थीटा हमेशा रेडियन में नापना है। फिर 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t टू द बेस e, नेचुरल लॉग होता है ये।
लिमिट क्या है T1 से T2। म्यू जो है घर्षण गुणांक, जब एक बार हम बाजार से सेट खरीद लाए पुली और बेल्ट का तो म्यू फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, कांस्टेंट है। तो ये बाहर आ गया तो डेल्टा थीटा का इंटीग्रेशन होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा। तो ये थीटा हो गया लिमिट 0 से थीटा। लिमिट रखेंगे तो यहां केवल थीटा रहेगा -0, तो केवल यही बचेगा, ये आ गया। अब ये माइनस में है तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं यहां पर log T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा टू द बेस E। जब लॉग हटाते हैं तो ये E इधर आ जाता है और ये उसकी पावर हो जाती है, यानी ये हो जाता है। तो अंततः हमारे पास टेंशन रेशियो का सूत्र क्या आ गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा। थीटा यहां पर ध्यान रखिएगा रेडियन में है, टेंशन दोनों जो है वो न्यूटन में है, E का मान नेचुरल लॉग जो होता है उससे आता है, म्यू हमें सवाल में दिया जाएगा। ठीक है, E का मान जैसे 2 पॉइंट कैलकुलेटर से आप सीधा लिख सकते हैं 2.303 जो भी होता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ये जो सूत्र आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अपन ने किया आप इस वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा। तो अभी आज जो हमने पढ़ा है वो टेंशन रेशियो इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव विद नो स्लिप। हम ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार की फिसलन नहीं है। तो देखिए ये हमने पढ़ा है फ्लैट बेल्ट के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको वी बेल्ट के लिए। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही डेरिवेशन, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है। थैंक यू।